स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। पर इस टॉपिक को पढ़ने के पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप नीचे में दिया गया लाइक का बटन दबा दें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, ताकि बार बार आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपको दिखते रहे कि अभी कौन सा नया वीडियो आया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर में, चैप्टर फर्स्ट हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में टॉपिक्स दिया है मैंने, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। क्या है ये एविडेंसेस, क्या है, किस चीज़ का एविडेंस है, हमें ये सब जानना है, राइट। हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे और चैप्टर टॉपिक में बहुत लंबा लेंदी करके दिया है, तो इसको अगर शॉर्ट में आप दिमाग में डालोगे तो आप लिखते समय पे आप इसे लेंदी करके लिख सकते हो। अगर आप चाहो तो, आपको लगता है कि मुझे नहीं बड़ा आंसर लिखना है ऐसा, तो लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले एविडेंसेस क्या है, किस चीज़ के हैं। तो हम जो कह रहे हैं कि इवोल्यूशन हुआ, पहले कॉमन एंसेस्टर थे। कॉमन एंसेस्टर मीन्स कोई एक प्रजाति थी, एक प्रजाति से ये अलग अलग विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ निर्माण हुई है, ऐसा हम कह रहे हैं, स्पीसीज पैदा हुई है, राइट। तो इसके एविडेंसेस क्या है। साइंस बिना प्रूफ के कभी कोई चीज़ को नहीं मानता, इसीलिए इन्होंने एविडेंसेस दिए हैं। यहाँ पर 6 एविडेंसेस है, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। फर्स्ट इज मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, second is anatomical evidences, third is vestigial organ, fourth is paleontological evidence, fifth is connecting links and sixth is embryological evidence। इस वीडियो में हम 2 या 3 एविडेंसेस देखेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम, और फिर इसके आगे हम नए जो बाकी के बचे हुए जो होंगे नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे। सबसे पहला जो है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है। मॉर्फोलॉजी मीन्स बाहरी अपीयरेंस, हमारा जो बाहर से अपीयरेंस दिख रहा है वो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर हुआ, राइट। तो मॉर्फोलॉजी में आप देख रहे हो ये डॉग है, यहाँ पर बुक में देख सकते हो, ये जो डॉग दिख रहा है ये आई थिंक इट इज शिप दिख रही है, या आपको दिख रहा है ये एक और पिक्चर दिख रहा है आपको। ये तीनों जो एनिमल्स हैं इनकी बनावट जो है आप देखो, सामने में आंखें हैं, मुंह जो है बिल्कुल सामने आया हुआ है, इसके बाद एक ईयर पिन्ना जो है वो भी सामने आपको दिख रहे हैं तीनों स्पीसीज में, और जो चेहरे की जो बनावट है कहीं ना कहीं हमको सेम नज़र आ रही है। भले ही वो अपनी जगह पे कुत्ता अलग दिख रहा है, वो जो शिप है वो अलग दिख रही है, पर फिर भी उनकी बनावट जो है वो एक तरीके की, एक जैसी है। हमारे जैसी बनावट नहीं है, हमारा नाक देखो अलग टाइप का है, हमारे नॉस्ट्रिल देखो कैसे हैं, वैसी बनावट नहीं है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इनके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर से हमें ये ध्यान में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इनके जो पुराने जो इनके जो एंसेस्टर रहे होंगे तो वो कॉमन रहे होंगे, वहीं से मान लो अलग अलग स्पीसीज़ का जन्म हुआ होगा। हो सकता है कि वो जो पुराने स्पीसीज़ रहे होंगे, पुराने टाइप के, इनमें की मिश्रित जो एक जो जानवर रहा होगा, उस जानवर से ही अलग अलग स्पीसीज़ ये पैदा हुए, और फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होते गई तो इनके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में भी बदल होते गए, चेंजेस होते गए। फिर है हमने देखा लीफ स्ट्रक्चर, देख सकते हो, उसमें उन्होंने बोला है कि वेनेशन अगर आप चेक करेंगे, वेनेशन का मतलब होता है लीफ पर प्रेजेंट होने वाली लाइनिंग्स। पिटियोल देख सकते हो, उसकी डंडी देख सकते हो, या उसका जो बना हुआ शेप जो है, स्ट्रक्चर है, वो देख सकते हो। तो ये जो चीज़ें हैं ये कैसे नज़र आ रही है, ऑलमोस्ट सेम नज़र आ रही है। इसी का मतलब क्या है, ये सेम कैसे होगी, अलग अलग झाड़ की लीफ सेम कैसे होगी, तो कहीं ना कहीं इनके जो एंसेस्टर होंगे वो कॉमन रहे होंगे, किसी एक प्रजाति से ये अलग अलग टाइप के फ्रूट्स के जो ट्रीज़ है वो आए होंगे सामने, ऐसा हम कह सकते हैं, राइट। फिर सेकंड है दिस इज़ द मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। ये मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में हमें यही ध्यान में रखना है कि कहीं ना कहीं बाहरी अपीयरेंस हमें समान नज़र आ रहा है, अलग अलग पेड़ है, अलग अलग जानवर है, फिर भी बाहरी अपीयरेंस अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब हमारे कॉमन एंसेस्टर सेम रहे होंगे। फिर है एनाटॉमिकल एविडेंस। एनाटॉमिकल एविडेंस का मतलब क्या है, सेकेंड, ठीक है। तो इसमें बोला है कि आपको बाहर से तो कुछ सेम नहीं आ रहा है, अंदर कहीं ना कहीं बनावट हम देखेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है, आप ये देख सकते हो, 2 3 4, ठीक है। तो इसमें लिखा है ह्यूमन हैंड है, सेकंड है कैट्स 4 लेग, पेंटाजियम ऑफ बैट, फ्लिपर्स ऑफ विल। इनके जो स्ट्रक्चर बने हैं वो तो हमें अलग दिख रहे हैं, आप बोलेंगे टीचर ये तो सब अलग अलग हैं, पर फिर भी अगर इसकी जॉइनिंग्स देखेंगे, हम जॉइंट्स देखेंगे, तो आपको वो जॉइंट्स ऐसा नज़र आएगा कि कहीं ना कहीं एक तरीके से ही जॉइन हुए, एक फिक्स पैटर्न है उनका जॉइन होने का,
ठीक है। और फिर जो हड्डियाँ हैं उनकी जो बनावट है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल से बनी है या ये स्ट्रक्चर देने का काम कर रही है, तो इनकी जो बनावट है वो हमको सेम नज़र आ रही है, ठीक है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि इंटरनली भले ही वो हमको दिखने में अलग है, उनका यूज़ इस्तेमाल करने का जो तरीका है उस हैंड्स का या उनके लेग्स का, वो इस्तेमाल करने का तरीका भी अलग हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये हमको समान नज़र आ रहे हैं, इसमें कोई ना कोई सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स नज़र आ रहा है। इसका मतलब हमारे एंसेस्टर जो है वो कॉमन रहे होंगे, किसी कॉमन एंसेस्टर से हम पैदा हुए, अलग अलग प्रजातियाँ पैदा हुई, इसीलिए ये कहीं ना कहीं हमको सिमिलरिटी आज भी हम में और दूसरे जानवरों में नज़र आती है, ठीक है। सेकेंड था, थर्ड वन इज़ वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब क्या है? तो कोई चीज़ क्या बोलेंगे हम, डीजनरेटेड और अंडर डेवलप यूजलेस ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या बोला? डीजनरेटेड और अंडर डेवलप यूजलेस ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म का यूजलेस पार्ट है। डीजनरेटेड मतलब नष्ट हो चुका है, नष्ट हो चुका है, मान लो खत्म हो चुका है। और अंडर डेवलप मतलब हम बोलेंगे कि कुछ आधा अधूरा सा डेवलप्ड है, ठीक है अभी भी प्रेजेंट, लेकिन थोड़ा बहुत उसका यूज़ है या ना है, आधा अधूरा सा डेवलप है वो। तो ऐसे कुछ यूजलेस, अब वो हमारे लिए क्या हो चुके हैं? यूजलेस। हो सकता है हमारे लिए यूजलेस हो, पर किसी और के लिए वो ही पार्ट्स यूजफुल भी हो सकते हैं, पर फिलहाल हमारे लिए यूजलेस है, इसलिए हम यूजलेस ही कहेंगे। यूजलेस ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के यूजलेस पार्ट, इस तरीके के यूजलेस पार्ट को हम कहेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन। तो ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसलिए बहुत ज़्यादा हमें राइटिंग वर्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। In living organisms, sudden development of new tissue or organs for living in changing environment is not possible. किसी भी एक स्पीसीज में एकदम से बदल नहीं हो सकता। एकदम से कोई चाहे तो पता चलेगा कि आज इंसान का बच्चा है और कल उसको पे पूछ आ जाए, ऐसे अचानक से चेंजेस नहीं होते। वो होते हैं तो हेरिडिटी की वजह से, जेनेटिक जीन्स की वजह से हो सकते हैं, ऐसा हम कहेंगे, म्यूटेशन की वजह से आ सकते हैं ऐसे चेंजेस, बट जनरली तो ऐसे चेंजेस अचानक से नहीं आ सकते। तो इंस्टेड ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स अंडरगो ग्रेजुअल चेंजेस, जो एग्जिस्टिंग ऑर्गन्स है वो धीरे धीरे ही बदलते जाते हैं, ठीक है। हमारे पास पहले से जो भी ऑर्गन्स होंगे उनमें कुछ कुछ चेंजेस आते जाएगा, और हो सकता है कि अगर हमने उस ऑर्गन का इस्तेमाल ना किया हो तो वो नष्ट हो जाए, हो सकता है कि हमने उसका इस्तेमाल किया हो या ना भी किया हो तो भी वो हमारी बॉडी में अभी भी रहे, भले ही आज उसका इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हो, फिर भी वो ऑर्गन्स हमारी बॉडी में रह सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो सच स्ट्रक्चर्स बीइंग टू डीजनरेट अंडर सच सिचुएशन, अगर हम किसी बॉडी पार्ट का इस्तेमाल नहीं करें तो वो डीजनरेट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, या हो सकता है हमारे बॉडी में फिर भी प्रेजेंट रहे, भले हम यूज़ ना करें फिर भी वो प्रेजेंट रहे, एज पर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसे हम नेचुरल सिलेक्शन कह सकते हैं। नेचुरल सिलेक्शन उसे कहेंगे अगर हम किसी बॉडी पार्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो ये अपने आप नष्ट हो रहा है, इसी का मतलब क्या है? नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, नेचर ही हमारे अंदर वैसे चेंजेस कर रहा है। तो ऐसे चेंजेस आने के लिए हमें हज़ारों साल लगते हैं, और ये चेंजेस जो है, जैसे पूंछ है, एकदम से अचानक से पहले बंदरों को पूंछ रही और होगी और नेक्स्ट उसको बच्चा हो गया तो पूंछ खत्म होगी, ऐसा नहीं होगा। पहले हो सकता है उसकी पूंछ छोटी हुई हो और छोटी, या अलग अलग सालों के बाद हमें उसकी पूंछ में चेंजेस दिखे हो, उसके बॉडी शेप में चेंजेस दिखे हो, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे चेंजेस आने के लिए हज़ारों साल लग जाते हैं। सच ऑर्गन्स थ्रू नॉन फंक्शनल इन सर्टन ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गन्स जो है हमारी बॉडी में नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल है अपेंडिक्स, दूसरा है विजडम टीथ, अक्कल दाढ़ जिसको बोलते हैं हम, फिर है टेलबोन, कॉसिक्स जिसको बोलते हैं, उसके बाद है बॉडी हेयर्स, एक कुछ छूट गया, ईयर पिन्ना, राइट, ईयर पिन्ना। तो ये जो है आज हमारी बॉडी में कोई इसका इस्तेमाल नहीं है, इस कानों का इस्तेमाल नहीं है, पर ये कान अगर काऊ में है तो काऊ क्या करेगी? इस कानों का इस्तेमाल, आवाज़ कहाँ से आ रही, साउंड कहाँ से आ रहा है वो सुनने के लिए उस कानों को वो घुमाकर सुनेगी, राइट, वो इसका इस्तेमाल कर रही है। दिस इज़ यूजलेस फॉर अस बट नॉट फॉर अदर एनिमल्स, ठीक है। फिर उसके बाद है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स पहले हमें यूज़फुल था क्योंकि हम कच्चा मांस खाते थे, कोई भी चीज़ बिना पकी खाते थे, तो वो कहीं ना कहीं डाइजेशन के लिए हमारे इस्तेमाल में होता था। आज हम वैसी चीज़ें नहीं खा रहे, फिर भी हमारी बॉडी में वो प्रेजेंट है। तो ये प्रूफ है
कि कहीं ना कहीं पुराने ज़माने में इसका इस्तेमाल हो रहा था, आज नहीं भी हो रहा है तो भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। तो उस ऑर्गन को देखकर हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम पुराने जो एंसेस्टर है, कॉमन एंसेस्टर से ही आए हैं। वही अपेंडिक्स आपको किसी और में भी, किसी और जानवर में भी अगर देखने मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ये सिमिलैरिटी हो गई कि अपेंडिक्स मुझ में भी है, उसमें भी है, मुझ में यूजलेस है, उसमें यूजफुल भले ही हो, लेकिन हमारे कॉमन एंसेस्टर जो है वो कॉमन है। ओके, ये हमको समझ में आएगा। उसके बाद है ईयर पिन्ना जो है या विजडम टीथ, अक्कल दाढ़ जो है। पहले हो सकता है हमारा मुंह बड़ा था, जबड़ा बड़ा था जब हम मंकी टाइप के थे, तो उसका इस्तेमाल होता होगा, चबाने के लिए भी इस्तेमाल होता होगा, पर आज उसकी ज़रूरत हमें नहीं है, फिर भी विजडम टीथ आती है। तो ये एक प्रूफ है कि कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर कॉमन थे और उन्हीं से हमें ये वरदान मिला है और ये चीज़ें जो है उन्हीं से हम तक आ रही हैं। ठीक है, और ये अभी भी हमारे बॉडी में एज अ प्रूफ प्रेजेंट है। ठीक है, अपेंडिक्स का हो गया, एयर पिन्ना हो गया, विजडम टीथ हो गया, एक टेलबोन है। टेलबोन भी एक एग्जांपल है कि आज उसका इस्तेमाल हमें भले ही ना हो, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी में एज अ प्रूफ वो प्रेजेंट है। तो ये एविडेंसेस हो गए। थैंक यू।